को पैरेलली थोड़ा कंसेप्चुअली कर लिया था। ओके, सो अगर डिटेलिंग देखना है, कोई एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, उसी में तो हम डाविंचनिंग वगैरह करेंगे। कोई भी एक प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया, अब हम उसमें डाविंचनिंग करना चाहते हैं। तो डाविंचनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो टूल बार हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो टूल बार यूज़ करते हैं डायमेंशन में। इसे बाहर ले आता हूँ थोड़ी देर। जैसे सबसे पहला टूल है अलाइन। ऑटोकैड में तो हमें ये पता है कि यार अलाइन टूल जब यूज़ करेंगे जब आप किसी एंगल पर कोई लाइन है और उसको आप मेज़र करना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप लीनियर डायमेंशन भी मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइन। और आप जब अभी एप्लीकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टूल है डायमेंशन के अंदर वो अलाइन ही है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीनियर लेते हो तो लीनियर ये बोलता है कि दो पॉइंट्स के बीच की लीनियर डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है, जैसे ऑटोकैड में हम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने बोला एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये वाले डिस्टेंस या ये वाले डिस्टेंस, यही दो ऑप्शन है। एंगुलर है तो आप दो ऑब्जेक्ट के बीच के एंगल को मेज़र कर सकते हो। अगर रेडियल है तो ऑब्वियसली आपके पास रेडियस वो ट्रीट होगा नहीं। एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पर हमने व्यू को क्रॉप कर रखा है। ये अपने पास कोई आर्क शेप है या कोई कंप्लीट राउंड शेप है। आप जब रेडियस पे जाते हैं तो रेडियस के तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये केवल सेंटर लाइन दिखाता है, रीज़न बीइंग यहाँ पर वॉल सेंटर लाइन आ रहा है। आप यहाँ से वॉल के फेस को चूज़ कर लेंगे तो ये वॉल के फेस के अकॉर्डिंग आप रेडियस बता सकते हैं अलग अलग। अगर डायमीटर की बात करें तो इन जनरल डायमीटर हम कंप्लीट केस में बताते हैं, जब हमारे पास कंप्लीट राउंड होता है उस केस में हम डायमीटर बताते हैं 5। हाँ, एक आर्क लेंथ थोड़ा अलग है। आपको आर्क लेंथ चाहिए, आप पहले फेस को सेलेक्ट करेंगे यानी कि आर्क को सेलेक्ट करेंगे, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक उसका एंड पॉइंट, तब जा कर के आप ये प्लेस कर सकते हो आर्क लेंथ। एक मिनट, तो खाली सिंगल आर्क ही है उसको करना है? सिंगल आर्क ही तो है नहीं, जैसे सॉलिड वॉल है ना अपने 2.8 ओके। तो आप यहाँ आ जाओ, एनोटेट में ही एक ऑप्शन होता है डिटेल का। डिटेल में आकर के मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, कोई बात नहीं। अब आप जाइए आर्क लेंथ, इसे सेलेक्ट करिए, तो अब आप पॉइंट को ट्रैक करेंगे, है ना। हाँ, आप कैड की तरह सोच रहे हो कि केवल DAR लगाते ही हो जाए, तो वो नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। ओके, उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन आता है एलिवेशन स्पॉट करने के लिए। एलिवेशन स्पॉट का मतलब होगा एलिवेशन सेक्शन, या हम एलिवेशन पे ही ट्रीट करेंगे। जैसे हम लोग किसी एलिवेशन पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर मेन लेवल्स दिखाई देते हैं जहाँ हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अब फॉर एन एग्जांपल आपको ये देखना हो कि यार इस मॉडलिंग का ये टॉप कॉर्नर यहाँ पे एलिवेशन कितना है, तो आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली एलिवेशन को स्पॉट कर सकते हो। ये पॉइंट क्लिक, इस पॉइंट का एग्जैक्ट एलिवेशन कितना है। आप किसी भी पॉइंट का एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू ज़ीरो लेवल, जैसे ये टोटल 6000 पे है, तो आप किसी भी एक पॉइंट का एलिवेशन चेक करना चाहते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, एलिवेशन हाइट चेक करना है। बिल्कुल, ठीक है। आगे एक चीज़ है स्पॉट कोऑर्डिनेट। अब देखिए कोऑर्डिनेट तो तब स्पॉट करेंगे जब हमें ये पता हो हमारा ओरिजिन कहाँ है। इन जनरल अगर आप स्पॉट कोऑर्डिनेट पे जा करके बोल रहे हैं कि यार इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमें डाटा बता रहा है कि भैया नॉर्थिंग है इतना और ईस्टिंग है इतना, तो इसका मतलब तो यह है कि ओरिजिन कहीं ऊपर है, क्योंकि ईस्टिंग कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो गया, माइनस में आ गया। तो इससे पहले हमें ओरिजिन बताना है कि ओरिजिन हमारा कहाँ है। हाँ, तो आप जाइए मैनेज टैब के अंदर प्रोजेक्ट लोकेशन, यहाँ आ जाइए, यहाँ है स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट। हम बताएंगे अब कौन सा पॉइंट हमारा ओरिजिन पर है। तो आप UCS को डिफाइन कर दीजिए कि सर हमारा ये वाला पॉइंट है। यहाँ खाली एलिवेशन क्यों दिखाया इसने? एक सेकंड,
स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट, ये फेस ही क्यों ले रहा है? ऑप्शन तो यार ये था। वैसे क्लिक बाहर ही नहीं क्लिक कर दो कि नहीं, इसको पॉइंट चाहिए भी लगा हुआ है। हवा में ले तो रहा है, थोड़ा दूर से पिक कर रहा है, तो बहुत प्यार से जाए, यहीं से पिक हो गया पॉइंट। इससे ज़्यादा मैं नज़दीक जा रहा हूँ तो वो लाइन पिक कर रहा है। अभी मैंने क्लिक किया, मैंने बोल दिया ये यहाँ पर नॉर्थ भी ज़ीरो है, यहाँ पर ईस्ट भी ज़ीरो है, ये मेरा ओरिजिन हो गया है। अब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को स्नैप करूँगा, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो अपने आप चेंज हो गया होगा डाटा। देखो अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप इससे स्पॉट कर सकते हैं। एक अपने पास आ गया है स्लोप। स्लोप को आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने स्टेयर में या रैंप में स्लोप लगाया था या फ्लोर में हमने स्लोप लगाया था। तो सबसे फ़िलहाल हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तो एक काम करते हैं, किसी फ्लोर में स्लोप लगा देते हैं, स्लोप थोड़ा इंक्रीज़ कर दें। ओके, अभी हम एलिवेशन से चेक करते हैं। ये अपने पास थोड़ा स्लोप है, स्पॉट स्लोप, स्लोप बता रहा है ये फ्रैक्शन में। हमने बोला नहीं यार हमें एंगल में चाहिए, सो यूनिट चेक करनी होगी। इसको पहले चेक करें, एडिट टाइप में जाएं, यहाँ चेक करें यूनिट्स का क्या फॉर्मेट है। हमने बोला यार आप इसको डिग्री में बताओ, सिंबल यूज़ कर लो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है वो फ्रैक्शन पार्ट में हो कुछ, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये इसको एडिट करने से निकला है ना? हाँ, एडिट टाइप। नहीं तो हम जनरल यूएन चेक करें, अगर यहाँ पर यूनिट में स्लोप में एंगल ऑलरेडी डिफाइन है डिग्री में ही, तो इसलिए वहाँ ऑप्शन आ जाएगा ये चेंज कर। अब वापस आते हैं अलाइन ग्राउंड लेवल। अभी हम लोगों ने ये एक वॉल है, इस वॉल को लीनियरली हम मेज़र करेंगे तो हमें पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं यार, यहाँ से यहाँ तक कितना है। फिर अगर हमें चाहिए यहाँ से इस वाली विंडो की स्टार्टिंग तक, फिर विंडो का विड्थ, फिर विंडो के एंड से वॉल के इस एंड तक का, तो हमें 3 पार्ट में अलग अलग डायमेंशन करनी पड़ेगी। हमने बोला आप उसकी जगह क्या यूज़ करें, ये अलाइंड है, अलाइंड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन आते हैं, कुछ ऑप्शंस तो वही आ रहे हैं, जैसे वॉल फेस, आपने वॉल के फेस से वॉल के फेस तक देना है, तो पॉइंट्स को स्नैप करने से तो बेटर है। लेकिन क्या एक क्लिक में मैं इस पूरी वॉल को डायमेंशनिंग कर दूँ, जिसमें मैं ये भी बता दूँ कि यार ओपनिंग की विड्थ कितनी है, या कोई वॉल इस वॉल को इंटरसेक्ट कर रही हो, उसका क्या रोल है, उसका विड्थ कितना है, मैं उसकी भी डिटेलिंग देना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पिक में जो इंडिविजुअल रेफरेंस है उसकी जगह आप सेलेक्ट करें एंटायर वॉल। ऑप्शंस में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि हाँ यार ओपनिंग मुझे रोल में लाना है, जैसे डोर, विंडो या ओपनिंग्स है, और ओपनिंग की भी मुझे विड्थ चाहिए। जो इंटरसेक्टिंग वॉल है मुझे उनकी भी डिटेल चाहिए। अभी फ़िलहाल मैंने इंटरसेक्टिंग ग्रिड छोड़ दिया, ओके किया। अब मैं जा रहा हूँ वॉल पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी, सिंगल क्लिक। अभी फ़िलहाल उसने ग्रिड्स को इग्नोर कर दिया। अच्छा, ओपनिंग्स में भी और ऑप्शंस हैं, जैसे ओपनिंग अभी तो विड्थ बता रहा है ना, एक्चुअली ओपनिंग की कितनी थी, मैंने बोला इस बार सेंटर लेता हूँ, तो अब ओपनिंग के सेंटर से देखो डायमेंशन मेजर हो रही है, विंडो के सेंटर से हो रहा है ना इस बार। और ऑप्शंस विड्थ, ओके, इस केस में देखो फ़र्क है दोनों चीज़ों में। और अगर मैंने
इंटरसेक्टिंग ग्रिड भी ऑन कर दिया और अब मैंने क्लिक किया, अब उसने ग्रिड्स के रेस्पेक्ट में भी डिवीज़न कर दिया जहाँ जहाँ ग्रिड्स आ रहे हैं। तो आप सिंगल क्लिक्स में एक एंटायर वॉल को डायमेंशनिंग दे सकते हो, इसलिए मैंने बोला था कि अलाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। मेजरली हम अलग अलग, हाँ एग्जैक्टली एंड टू एंड पूरी एक वॉल को वो ऑटोमेटिकली मेजर कर देगा। ठीक है, ऑप्शंस में जाके हम सेटिंग कर सकते हैं हमें किस तरीके से डायमेंशनिंग करनी है। ये ऑप्शंस होते हैं अपने डायमेंशन टूल्स के अंदर। वापस आते हैं एनोटेट टैब में। डायमेंशंस के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड डिटेल। डायमेंशन के साइज, ये एरो के साइज छोटे, टेक्स्ट एंड ऑल, मतलब देखो आप किसी भी डायमेंशन को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज तो यही है, वो वाली प्रॉपर्टीज़ अगर देखनी है कि यार टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट चेंज करना, कलर में कोई चेंज करना, तो वो सारा आप एडिट टाइप में आ जाओ। देखो ये पड़े सारी प्रॉपर्टीज़ है एज इट ये इज एक में चेंज करके तो सभी डायमेंशन में पैरेलली चेंज एग्जैक्टली। अगर आप डुप्लीकेट करके नहीं करेंगे तो करेंगे तो बस ठीक है। वही फीचर है। नीचे आगे देखो विड्थ आ गया, डुप्लीकेट कर देंगे, उसका नया नंबर बना के छोटा टेक्स्ट कर समझ देंगे। गए। बिल्कुल। तो ये सारे ऑप्शंस आ गए ना, वर्ड की प्रॉपर्टीज़ भी आ गई, टेक्स्ट साइज, ऑफसेट एंड ऑल, यूनिट्स ऑफ वर्ड, हर चीज़ आ गई कंप्लीट। उसके बाद हम बात कर रहे थे डिटेल पैनल की। डिटेल पैनल के अंदर अगर हम कोई स्केच, जैसे हमने मॉडल बनाया, अब उस मॉडल की हम डिटेलिंग कर रहे हैं, यानी कि हमें कुछ व्यूज़ भी बनाने होते हैं एज ए ड्राफ्टिंग व्यू। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपने मॉडलिंग में रिप्रेजेंट की हो, बनाई हो, लेकिन हम उसका कुछ डिटेल व्यूज़ में दिखाना चाहते हैं एज ए कैड फाइल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वाटर टैंक वगैरह बनाते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक ड्राइंग। जैसे कैड पे तो हम कंप्लीट डिटेलिंग दिखाते हैं, लेकिन कैड जब रेविट में हम ये प्लान में और ये एक व्यू उसकी डिटेलिंग के लिए दिखाना चाहते हैं, और ये हमें एक्चुअली में वहाँ मॉडल नहीं दिखाना, मॉडल नहीं बनाना। दैट मीन्स हम एक इंडिपेंडेंट ड्राफ्टिंग व्यू या डिटेल व्यू क्रिएट कर सकते हैं जो केवल उसी व्यू पे विजिबल होगा, किसी भी अदर जगह विजिबल नहीं होगा। तो डिटेल लाइन का मतलब यह है कि 2D की स्केचिंग आप करना चाहते हो 2D में, वो चीज़ आपके मॉडल से रेलिवेंट नहीं है, वो मॉडल में कहीं विजिबल नहीं होगी, केवल आपको उसी ड्राफ्टिंग व्यू में या डिटेल व्यू में वो नज़र आएगा। दूसरी चीज़, आप करंट व्यू पर भी अगर कुछ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं यहीं पर, तो आप डिटेल लाइन को यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी बनाएंगे उसका आपके मॉडल से कोई मतलब नहीं होगा। ये जो भी स्केचिंग आप करेंगे आपको 3D में उसको विजिबिलिटी नहीं आएगी कभी भी। केवल और केवल डिटेलिंग पर्पज़ के लिए आप कोई स्केचिंग, कुछ कंस्ट्रक्शन यूज़ करना चाहते हैं, आप डिटेल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ करंट व्यू में। लेकिन अगर आप व्यू टैब पर आएँ, व्यू टैब में आपके पास एक ऑप्शन होता है ड्राफ्टिंग व्यू। अगर आप ड्राफ्टिंग व्यू पर जाकर क्लिक करते हैं, किस स्केल पे चाहिए ये सारा सेट करो, नाम डाल दो, ओके कर दो, आप यहाँ आ गए। ये एक ब्लैंक है, ये एक कैड फाइल की तरह ओपन हुआ है, एक ब्लैंक फाइल है। कोई आपको एलिवेशन सिंबल एंड ऑल ऐसे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये आपका केवल डिटेलिंग पर्पज़ के लिए आप व्यू बना रहे हैं। अब आप यहाँ स्केचिंग करिए, हैचिंग करिए एंड ऑल, उन सबको हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ डिटेल लाइन को पकड़ा और हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। बाकी जो टूल्स हम यूज़ करते आ रहे हैं वो तो यूज़ कर ही सकते हैं आप एज इट इज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेल लाइन से स्केचिंग कर सकते हो। उसी के जस्ट नीचे आपके पास होता है एक ऑप्शन रीजन फिल्ड करने के लिए, यानी कि हैचिंग एंड ऑल। फील्ड रीजन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम उन ऑप्शंस को देखना चाहते हैं, एडिट्स में जाइए, क्लिक करिए, ये कुछ पैटर्न, हाँ हैच की तरह जो पैटर्न चाहिए सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं आप। अप्लाई, ओके। जहाँ अप्लाई करना है वहाँ आप ऐसे क्लिक करके अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ आपको बाउंड्री डिफाइन करनी ही पड़ेगी।
ब्लॉक प्रिंट नहीं कर रहा है ना। हाँ, आप ओके करिए, उसने अप्लाई कर दिया। ठीक, अभी तो एज ए सॉलिड दिख रहा है। मैं इसको यहाँ से फाइन कर दूँ, अगर इसको वायर फ्रेम में कर दूँ, ब्रिंग टू फ्रंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर ये दिखा क्यों नहीं रहा है भाई। मास्किंग हटाते हैं, अगर फोरग्राउंड पैटर्न कलर, बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, फिर क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है। अच्छा, एक डायमेंशन का अंदाज़ा ले लें ज़रा, क्या है 2400 500, तो इतना कोई छोटा भी नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ 10। ओके ओके, अप्लाई करते हैं। हैच का स्केल इतना ज़्यादा छोटा था कि वो हमें एक एज ए सॉलिड कलर दिखाई दे रहा था। हमने स्केल को चेंज किया तो वो बेसिकली आ गया। पैटर्न वही है डिटेलिंग पर्पज़ के लिए। कोई और ऐसा कंपोनेंट है, कोई डिटेल कंपोनेंट जो आप यूज़ करना चाहते हैं? जैसे हम डिटेल कंपोनेंट पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ जैसे हमने बीम्स वगैरह यूज़ किए होंगे या ब्रिक के स्टैंडर्ड है, कुछ के हमें शेप्स दी गई हैं जस्ट 2D सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए, या इसी तरह कोई सेक्शन आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई कंपोनेंट 2D कंपोनेंट आप प्लेस कर सकते हो। जैसे 3D में हम 3D कंपोनेंट प्लेस करते हैं, वैसे 2D में आप कोई 2D कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी में होने चाहिए कि या ऑटोमेटिक होते हैं? नहीं, लाइब्रेरी में होना चाहिए ऑब्वियसली। सेकेंडली, कंपोनेंट में ही नीचे की तरफ एक और ऑप्शन होता है रिपीटिंग डिटेल कंपोनेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे, कौन सा रिपीट करना है आप क्लिक करें, वो रिपीट होता जाएगा। तो कंप्लीट रिपीटेशन अगर आप चाहते हैं किसी डिटेल कंपोनेंट की, तो आप रिपीटेशंस भी दिखा सकते हैं। इसमें कोई डिस्टेंस दिया है ना, कॉमन क्या है? हाँ, आप जब यहाँ जाते हैं रिपीटिंग डिटेल कंपोनेंट, आप एडिट टाइप में जा सकते हैं, ये रीस्पेसिंग, मतलब हर चीज़ जो आप माइंड में सोच रहे हैं सब आपको एडिट टाइप में मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ वही मिलेंगी हमें। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन होता है रिवीजन क्लाउड। हमने ऑटोकैड में भी यूज़ किया होता है, वो किसी भी एरिया को हम हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो रिवीजन क्लाउड में आइए, वही अपनी शेप्स को सेलेक्ट करिए, जिस रीजन को हाईलाइट करना है आप वहाँ पर उसका अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, आपका रिवीजन क्लाउड अप्लाई हो जाएगा। आप इस रिवीजन क्लाउड को सेलेक्ट करें, अगेन उसकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में उसमें कुछ है नहीं चेंज करने के लिए। नहीं, रिवीजन क्लाउड तो विजिबल हो गया, जैसे डेप्थ में कई चीज़ें रेफरेंस देनी है, तो क्या इसमें भी कोई डेप्थ लेयर है कि इस क्लाउड को हमने डेप्थ पॉइंट में डाला, मतलब ये प्रिंट में ना आए। उस केस में क्या है, आप इस ग्राउंड लेवल का प्रिंट में तो जब आएगा जब आप इसे PDF में कन्वर्ट करोगे या कैड फाइल में कन्वर्ट करोगे। नहीं, मान लो कि डायरेक्ट प्रिंट करना, मुझे डिस्कशन करना। मैं बता तो रहा हूँ अभी, रुकिए। ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है आपके पास। राइट क्लिक किया, मैंने डुप्लीकेट व्यू एक क्रिएट कर लिया, उसका आ गया, वहाँ दिखेगा, वहाँ नहीं दिखेगा। तो जब मुझे प्रिंट देना होगा मैं इसका दूंगा ना, विदाउट रिवीजन क्लाउड का मैं उसका दूंगा ही नहीं। अंदर ही लग गया, ये तो हमारे पास भी नहीं है, जैसे कोई स्टोर लगा नहीं आएगा, क्या आएगा डेप्थ लेयर कोई नहीं है इसमें। हेलो, हाँ, बस इसकी थिकनेस आपको नहीं, थिकनेस का भी कोई ऑप्शन नहीं है। आप रिवीजन क्लाउड की थिकनेस भी नहीं बदल सकते हैं। अच्छा, और कलर तो दे सकते हैं। कलर तो उसकी वो है यार, कलर का भी कोई प्रॉपर्टी रिवीजन क्लाउड में कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। रिवीजन क्लाउड के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है मॉडिफिकेशन में। यदि अच्छा, आपने रिवीजन क्लाउड लगाया, दैट्स ऑल, बात खत्म। कोई प्रॉपर्टी, कोई एडिट टाइप कुछ है ही नहीं रिवीजन क्लाउड के लिए। अच्छा, इसकी लेयर अलग नहीं बनती कुछ? ठीक है सर। ओके, उसके अलावा जैसे आपने मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ किए हैं या ड्राफ्टिंग व्यू पर आप आकर के देखें, हमें इनको किसी और व्यू पर किसी और पे कहीं और प्लेस करना है, तो हमने 3D मॉडलिंग में जब कंपोनेंट प्लेस किए थे, हमने उसका एक मॉडल ग्रुप बनाया था।
इसी तरह डिटेलिंग की हुई चीज़ों का एक डिटेल ग्रुप भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन में ये डिटेल ग्रुप में जाइए, क्रिएट ग्रुप। बस ध्यान ये रखना क्रिएट करते वक्त मॉडल ना सेलेक्टेड रहा हो। हालांकि यहाँ डिसेबल हो गया, लेकिन जब आप किसी फ्लोर प्लान पर होंगे तो यहाँ पर डिटेल ग्रुप बनाते के वक्त दोनों ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आपको डिटेल ग्रुप बनाना है, आपको डिटेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मॉडल में तो पूरी फाइल मिलेगा ना? नहीं, मॉडल में फिर आपको सिलेक्शन करना होगा। मॉडल सेलेक्टेड है, ऐड पे क्लिक करके आप सोचोगे डिटेल ऐड कर लूँ, लेकिन वो डिटेल 3D नहीं है। तो मॉडल ग्रुप में तो मॉडल ऐड कर हो सकता है ना, 3D चीज़ें, मॉडल का कोई आइटम आप इसलिए बिल्कुल ओके ना हो। हम ड्राफ्टिंग व्यू पर आ गए, हमें एक डिटेल ग्रुप बनाना है, तो हमने ओके किया। हमने बोला चलो यार एक काम करते हैं, ये और ये इन दोनों को मिला करके एक ग्रुप बना दिया। अब ये एक डिटेल ग्रुप बन गया। इस डिटेल ग्रुप को आप कहीं पर भी प्लेस करना चाहते हैं, आप प्लेस कर सकते हैं। प्लेस डिटेल ग्रुप, यहाँ से चूज़ कर लेना कौन सा डिटेल ग्रुप। यहाँ पे एक्सप्लोर करना है इसको, जैसे भी करना है इसको, ब्रेक करना है, आप इसको सेलेक्ट करो, ऊपर आ गया वन ग्रुप, वापस वन ग्रुप। यहाँ पे इसके हैच का स्केल भी चेंज कर अच्छा हाँ यहाँ रुक जाओ। अब जैसे बिल्डिंग में आपने वो किया होगा, शेड किया होगा, उसका शेड हैच का शेड सेम हो सकता है। जैसे बिल्डिंग में आपने यहाँ पे ये वाला, हाँ हाँ तो ये ब्रिक वाला पैटर्न है, ये ब्रिक वाला पैटर्न हमें वहाँ लगाना है। तो वही स्केल इसने ले लिया है। नहीं, इसने स्केल लिया है, ये इस व्यू का स्केल है 1:100, और ड्राफ्टिंग जब आपने बनाया था वहाँ स्केल आपने लिया था 1:10। तो वो स्केल तो पूरा चेंज करेगा ना उसी के अकॉर्डिंग, व्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। ये एनोटेशंस के स्केल को कंट्रोल कर रहा है। केवल जो चीज़ें एनोटेट की है केवल उन्हीं पे फर्क पड़ेगा, आपके मॉडल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो देखो यहाँ आओ, ये आपका मॉडल है, यही रुका रहना, आप केवल स्केल को चेंज करो ज़रा और फर्क देखना किस चीज़ पे आ रहा है। जितनी भी एनोटेट की चीज़ें हैं उन्हीं सब पे फर्क पड़ेगा। मॉडल के साइज पे, वॉल पे, 3D मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टेक्स्ट, डायमेंशंस, इवन ये बैलूनिंग्स जो ग्रिड्स की हैं, लेवल्स के हेड जो बैलूनिंग है, उन सब पे फर्क पड़ेगा। ये तो फिर स्केल के हिसाब से डायमेंशन का अपने आप चेंज कर देगा। डायमेंशन चेंज नहीं कर रहा है, टेक्स्ट का साइज चेंज हो रहा है बस। बात तो वही होगी ना सर। नहीं अभी जैसे हमने डायमेंशन प्लेस करी, डायमेंशन हमने 1:1 पे लगाएंगे, इसमें जो अपने ब्रांड 1:1 पे बनी हुई है, तो डायमेंशन 1:1 पे ले रहा है। जब इस स्केल का मतलब है 1370 थोड़ा ना बदल रहा है, इसका फॉन्ट साइज बदल रहा है बस। समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको क्या 1:1 पे लगा के जैसे इसका प्रिंट देना है हमने भी 500 डिग्री स्केल पे, तो 500 की स्केल पे टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा कि इतनी हाइट आएगी उसकी। फिलहाल तो अपने आप ही कर रहा है, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज करेंगे ना बाद में। शीट क्रिएशन के टाइम पर आपको समझ में आएगा इस इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम शीट पर प्लेस करेंगे भाई 1:1 के केस में तो ये प्लेस हो नहीं सकती, तो हमें स्केल चेंज करना ही पड़ेगा। तो वहाँ स्केल चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे एनोटेशन बहुत बड़े आ रहे हैं तो हम एनोटेशन के साइज़ को घटाएंगे। साइज़ कैसे घटाएंगे? सिंपली एडिट टाइप प्रॉपर्टीज़ में जाकर तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसी वक्त समझ में आएगा शीट के साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज। बिल्कुल ठीक है, ये डिटेल ग्रुप से रिलेटेड था। अब एक इंसुलेशन का पार्ट है। इंसुलेशन अगर हम लॉजिकली देखें, सपोज़ किसी वॉल के अंदर आपने कोई इंसुलेशन भी किया है, तो ये कंपाउंड वॉल आपने क्रिएट किया और उस कंपाउंड वॉल में आपने कहीं पर कोई इंसुलेशन भी अप्लाई किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा थिकनेस कितना था? 12 mm होगा। इंसुलेशन ऑफसेट ले लीजिए आप जितना आपको रखना है, सॉरी नॉट ऑफसेट, विड्थ। सेंटर के बजाय फार साइड ले सकते हैं हम। इंसुलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली काइंड ऑफ हैच होता है ऑटोकैड के अंदर, लेकिन यहाँ इंसुलेशन को भी अलग से दे दिया गया है, क्योंकि जैसे हम आगे चल के डक्टिंग्स वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग से ड्राफ्टिंग व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली आपके मॉडल के ही सेक्शन पर या व्यू पर किसी भी।
इसलिए ये हमारे पास डिटेल्स के अंदर टूल्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। वापस आ जाते हैं जी। उसके बाद टेक्स्ट की बात आ रही है। सिंपली टेक्स्ट पर गए आप, आपको कहीं पर भी कोई टेक्स्ट लिखना है, आपने क्लिक किया और आपने टेक्स्ट टाइप कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ एंड ऑल वर्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगेन उसके साइज़ को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिट टाइप में जाएंगे तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, कलर एंड ऑल वो सारी ऑप्शंस। दूसरी चीज़, आप कोई भी टेक्स्ट प्लेस कर रहे हो वो किसी भी फॉर्म में है, वो डायमेंशन वाला भी हो सकता है और कोई टेक्स्ट डायरेक्टली लिखा गया उसका भी हो सकता है। टेक्स्ट के पीछे का एक बैकग्राउंड है जो बेसिकली आपको थ्रूली देखने नहीं देता। टेक्स्ट का बैकग्राउंड बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ओपेक होता है। आप इसको भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। आप टेक्स्ट को किसी भी टाइप के टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड में ओपेक रहता है, आप उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आपको पीछे का दिखाई देगा। मतलब बाय डिफॉल्ट ओपेक रहता है बिल्कुल। उसके अलावा साइज़ एंड ऑल वो फ़ॉन्ट वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फिर आ जाता है चेक स्पेलिंग। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम कुछ स्पेलिंग्स को डिस्टर्ब कर दें जी थोड़ा सा। नाउ चेक स्पेलिंग, अब वो उसी तरह काम करता है। उसने पकड़ लिया कि भैया ये है, आपने ऑटोकैड में भी यूज़ किया होगा चेक स्पेलिंग, वही सेम बिल्कुल फीचर है। इसकी जगह ये ऑप्शन है, हाँ ठीक है चेंज कर दो, इसकी जगह ये ऑप्शन है चेंज कर दो, ये हमने इग्नोर किया। भाई नाम वगैरह तो होते ही नहीं है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। इसमें चेक स्पेलिंग हम जैसे डायरेक्ट करते हैं, ऑटोकैड में ये भी फीचर आता है, आप मतलब टाइप कर रहे हो तो उसके नीचे ना अंडरलाइन हो जाता है रेड। उसमें चीज़ें नहीं है, यहाँ टाइप नहीं किया और वैसे भी हमने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। टाइप करके तो क्या ये करता है, इससे तो ये है नहीं फिर ये चेक स्पेलिंग ही लगाना पड़ेगा। हर एक टेक्स्ट पे जाके लगाएंगे या पूरी फाइल में एक बार में लिख देगा? नहीं, आपको जहाँ आपने टेक्स्ट प्लेस किया है केवल वहीं पर आपका वही व्यू ओपन हो रहा है। ऐसा नहीं है ये मल्टीपल पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ कर देगा। नहीं मान लो ये पैराग्राफ मान लो 4-5 जगह पेस्ट होता है और चेक स्पेलिंग करेंगे तो एक ही पैराग्राफ जिस व्यू पर आप हैं केवल उसी को आप चेक कर रहे तो अगर उसको मैच कर दें दूसरे से, हो। मैच प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करता। स्पेलिंग एस में टेक्स्ट है, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया इसमें। हाँ वो तो है, सिंगल एंटिटी पे काम करेगा ये करता वो तो है। इसको अगर ग्रुप बना के करें तो फिर भी अगेन उस ग्रुप के अंदर चेंजेस करेंगे, उस ग्रुप को आप फिर से एक्सप्लोर करोगे तब चेंजेस करोगे। जैसे ब्लॉक डायरेक्टली चेंजेस कैसे टेक्स्ट रख लिया करोगे? सपोज, आपकी बात समझ गया। आप खुद सोचो ग्रुप में चेक स्पेलिंग कैसे लगेगा, उसे अनग्रुप करना पड़ेगा। नहीं अन्य ग्रुप नहीं किया, ब्लॉक में जो भी हमने टेक्स्ट रख लिया उसको हमने कुछ भी चेंज करते हैं सपोज, उसको हमने चेंज किया तो सब जगह तो ब्लॉक की आइडेंटिटी बन गई ना। नहीं हर जगह ग्रुप नहीं बना सकते ना, जैसे बेडरूम आप 50 जगह अरे उस वो चीज़ के लिए तो यहाँ रूम्स बनाए तो थे अलग से, अलग फीचर्स थे, टैगिंग्स अलग थी। ये टेक्स्ट था ही नहीं उन चीज़ों के लिए यहाँ, ठीक है तो ना। हमें एक्स्ट्रा हाँ के लिए दिए जा रहे हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए दिए जा रहे हैं। फाइंड एंड रिप्लेस ये काम कर सकता है करंट व्यू या एंटायर प्रोजेक्ट, यहाँ ऑप्शन अपने पास होता है। पूरी ट्रेन में नहीं देखता। एंटायर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो पूरे पर यूज़ हो कैटेगरी आ जाएगा। गया फाइनल प्लेस। हाँ सेम बिल्कुल वही चीज़ है। मैंने देखो आपको कैड से कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली आप मैच नहीं कर सकते, वो डेडिकेटेडली ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, ये डेडिकेटेडली मॉडलिंग है। टूल मैच कर रहे हैं कि हाँ, हमें टूल्स क्या आप मैच कर सकते हैं। तभी हमें बिल्कुल। इजी हो रहा है ना कि हम बिल्कुल। टूल मैच करते हैं यहाँ बैठ के मैक्सिमम टाइम कि हमें इजी होता कोई क्या है इसमें आउट ऑफ द नहीं चाहिए। ये हमारे पास टेक्स्ट के पैनल्स के ऑप्शन थे। उसके बाद वापस आ जाता है टैग। अब देखो रूम टैग्स और स्पेस टैग्स, रूम टैग और एरिया टैग हमने यूज़ किए थे अपने आर्किटेक्चर टैब में, रूम और एरिया टैग्स। बिल्कुल चलो जी वापस आ जाएं हम लोग टैग बाय कैटेगरी। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई एक व्यू है, यहाँ पर हमारे पास डोर्स भी हैं, विंडोज़ भी हैं, वॉल भी हैं या रूम्स भी हैं।
रूम डिफाइन नहीं किए तो ऑब्वियसली अभी टैग का तो कोई मतलब नहीं है, पहले रूम डिफाइन करना पड़ते हैं, उसके बाद टैग लगता है। लेकिन अगर हम एक क्लिक में टैग करना चाहें, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ जितने भी डोर्स हैं, जितने भी विंडोज़ हैं, वो सब टैग हो जाएं सिंगल शॉट में। एक तो ऑप्शन है आपके पास टैग बाय कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी के हिसाब से आप टैग बाय कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं अगर, तो ये आपको ऑप्शन देता है, आप जा कर के सेलेक्ट करिए। वॉल तो वॉल टैग होगी, विंडो तो विंडो टैग होगा, डोर तो डोर टैग होगा। डोर में D2 लिया उसने, क्योंकि D2 आपने मार्क में दे रखा था, उसने उठा लिया टैग। विंडो में 28 उठाया है, मैं विंडो को सेलेक्ट करूं तो विंडो के मार्क में तो W3 था, तो ये 28 कहाँ से उठाया? अच्छा, ज़रूरी नहीं है ना टैग में हमेशा मार्क की ही वैल्यू जा रही हो सकता है कोई और वैल्यू जा रही हो। उसको चेक करने का तरीका क्या है, आपको फ़िलहाल मैं दिखा देता हूँ। एक चीज़ होती है मार्क, एक चीज़ होती है मार्क टाइप। कभी कभी मार्क टाइप की चीज़ उठा लेता है, कभी मार्क की चीज़ उठा लेता है। तो यहाँ अगर मैं मार्क टाइप चेंज करूँ, टाइप मार्क में 28 पड़ा है, तो उसने टाइप मार्क की वैल्यू उठाई है। लेकिन हमें ये चाहिए कि भैया यहाँ ये वैल्यू उठाए मार्क से, तो हमें इस टैग को सेलेक्ट करके एडिट फैमिली, इसे सेलेक्ट करो, लेबल टाइप मार्क की जगह हमें मार्क चाहिए, टाइप मार्क हटा दीजिए, ओके। लोड इनटू प्रोजेक्ट, सेव नहीं करना, कर देंगे तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा फैमिली में। ये आ गया जी W3, अब मार्क आ गया। फैमिली से ही जाके इसको फिट करना पड़ेगा, टैग्स फैमिली से ही उठ रहे हैं डाटा। नाउ वॉल पे कुछ आया ही नहीं, ब्लैंक है, तो अब चेक करें, अगर इस टैग को एडिट फैमिली पर जाएं और चेक करें ये उठा क्या रहा है, आखिर टाइप मार्क उठा रहा है ये। चलो वॉल में मान लीजिए हमें टाइप मार्क ही यूज़ करना है फॉर एग्जांपल, तो अब हम इस वॉल को सेलेक्ट करें, टाइप मार्क में जाएं और यहाँ पर टाइप मार्क में आप बता सकते हैं कि भैया W230 या W23 हमने ये नाम दे दिया उसको, तो वो अब उठ जाएगा वॉल। ये तो था, लेकिन एक एक करके क्लिक तो करना पड़ रहा है ना, वॉल को अलग से, विंडो को अलग से। लेकिन एक ही टूल है, आप किसी भी टाइप के एलिमेंट को सिलेक्ट करके टैगिंग कर सकते हो, ये फैसिलिटी वो दे रहा है। अब जैसे दूसरा जगह बात में सेलेक्ट करूँगा तो सब जगह 20 नहीं दिखाएगा। हाँ, क्योंकि इस टाइप की ही वॉल है सारी। हाँ, मतलब सेम वेट की वॉल है ना। हाँ, अब जैसे नंबर ऑफ टैग आ गए इसमें, ये टैग की काउंटिंग कैसे पता करनी है? कुछ भी नहीं, सेलेक्ट करो ऐसे, ये आ गई जी 4 हैं टोटल। क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है, ओके। अब वापस हटते हैं कि यार ठीक है, ये तो फिर भी हमें इंडिविजुअली क्लिक करना पड़ रहा है। एक और ऑप्शन है टैग ऑल, बस क्लिक करना है, बात खत्म। इनेबल कर दो क्या क्या टैग करना है। और ये एक और फैसिलिटी देता है, डोर में या विंडो में एक लीडर लाइन आया, उसके बाद टैग आया था, अगर हम लीडर एक्टिवेट ना करें तो लीडर लाइन लगेगी ही नहीं, डायरेक्ट टैग लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब ज़्यादा मैसअप हो जाएगा तो डोर और विंडो कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है जी। सेलेक्ट किया, ओके किया, बात खत्म। प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, फिर वो तो आपको जैसे करना है, सेलेक्ट करो, ये आ गया। अच्छा, अब जैसे इसका जो फैमिली है, अब इसको मुझे छोटा करके लगाना है, इसको छोटा करके लिखना है, क्योंकि अंदर का टैक्स की हाइट छोटी कर देगा, पर ऊपर जो बॉक्स है उसका क्या करेगा? तो नहीं, आप सेलेक्ट करके जब एडिट फैमिली में जा रहे हो तो फैमिली में जाकर एडिट तो ये जो ऑप्शन है ये तो यही है ना, आप सेलेक्ट करो इसको, ये लेबल है आपका और ये आपका टैग लगेगा, सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप यहाँ पैरामीटर पे जाके, पैरामीटर कोई डिफाइन है नहीं लेकिन इसको इसका, हटाना ही होगा, आपको इसको लिखना ही नहीं है, तो आप जाइए, इसको लगाएंगे, हर बार चेंज करना पड़ेगा। ये हटा दिया आपने, क्योंकि टैक्स की हाइट अंदर छोटी हो जाएगी, ये तो वो बॉक्स का साइज तो स्टैंडर्ड रहेगा ना। बॉक्स का साइज छोटा होगा नहीं कर सकते हो, लेकिन डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी ना, स्केच है ना वो एक तरीके की। एडिट करना पड़ेगा हर बार, इसलिए बेटर तो लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, सेव नहीं, अक्सर ऐसे ही पड़े, कोई ज़्यादा स्टडी वटी लो जी, डोर से हट गया था। नहीं, अगर तुमने जैसे W3 है वो एक ही ब्लॉक है, अगर उसको हम चेंज करेंगे सर
तो W3 में जितने भी हैं सबके छोटा हो जाएगा टैक्स। अब इसके हाँ। साथ टैक्स एक्टिविटी करना एक बार डिलीट करते हैं। टैक्स इसे एक्टिविटी, हाँ टैक्स एक्टिविटी इसे सेलेक्ट करो और चलो जी। नहीं रीड फैमिली नहीं, वैसे बाहर से शुरू कर दो ना आप स्केल टैग नहीं हो सकता। नहीं स्केल करके आप स्केल करके दिखाओ ना। स्केल करके सारे होंगे क्योंकि डी का विषय नहीं, आप नहीं, एक टैग है वो। एक कंटेनर द्वारा करोगे क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि आप इसको स्केल करो। ये सेलेक्ट किया आपने तो स्केल काम ही नहीं करेगा ना, वो एक टैग फाइल। सारे की स्केल चेंज करो। अच्छा ओके, वो देखना है मेन स्केल। यस। लो जी। अच्छा वो तो साथ साथ छोटा होगा तो दिक्कत नहीं। अच्छा ये ग्रिड भी छोटी हो गई अपने आप ही। हाँ जिसमें सारी बैठ- चीज़ जो भी एनोटेशन से रिलेटेड है। उसमें सर्कल लगा हुआ, सर्कल छोटा और छोटा हो रहा है ना साथ में। हाँ। ये ज़्यादा बेस्ट क्योंकि वो फैमिली से आया हुआ है ना, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। ये तो बेस्ट स्केल के हिसाब इसीलिए तो से। दिया गया है ये। हाँ बस ठीक है। वो स्केल बड़ी थी ना 100 की स्केल थी, इसलिए वो उसमें घुसता जा रहा था। अब हमने अगर 1:50 वाली स्केल पे काम करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको 100 करेंगे तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। और 25 करना सर इसको और थोड़ा सा देखो 25। अच्छा हम तो स्केल लो जी। हाँ एक मीटर बढ़ गया ना सामने हमसे। अब इसको अगर छोटा करके प्रिंट में दिखाना है 200 वाली स्केल तो क्या करेंगे इससे क्या? फैमिली एडिट करनी पड़ेगी। ये उसमें बताएंगे जो जो फॉर्मेटिंग करेंगे नॉर्मली और कोई तरीका नहीं है। वरना तो छोटा करना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं। नहीं होगा बस। तो वही एडिट प्रिंटिंग के फैमिली। लिए वो ठीक है, बट फिर प्रिंटिंग वाले जो अपना ठीक है ना, स्केलिंग में क्लिक किया प्रिंट आ गया 100 200 अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड चलता है तो उसके हिसाब से टेक्स्ट ऑटोमेटिक करते हैं। बिल्कुल सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके वापस हम लोग थे एनोटेट, ये दोनों ऑप्शंस पर। अब बीम एनोटेशंस, बीम अभी हमारे इस केस में है नहीं। एक कैटेगरी है मल्टी कैटेगरी टैग, अभी मल्टी कैटेगरी टैग भी नहीं लगा हुआ है। एनोटेशंस मल्टी कैटेगरी का कोई टैग है क्या? ओपन। ओके मल्टी कैटेगरी क्या था यार? ओके तो टैग बाय कैटेगरी भी तो यही काम कर रहा था। टैग बाय कैटेगरी और मल्टी कैटेगरी कुछ तो फर्क है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, चेक करते हैं इसको। मटेरियल टैग पर आते हैं। किसी मटेरियल को आप टैग कर सकते हो लेकिन फ्लोर प्लान से नहीं। आपने अगर उसका, अभी मैंने एक सेक्शन बनाया था ना, सेक्शन बनाया है, आप सेक्शन में जाके मटेरियल को टैग कर सकते हो। मूड पे डिपेंड कर रहा है इसके। फाइल को सेव करना के अगर मैं दोबारा ओपन कर लूँ ना इसी को, तो ये मटेरियल टैग पकड़ लेगा। हाँ कई बार हो जाता है। ये रीस्टार्ट करने से सिस्टम को, है ना, ये थोड़ा बहुत बग है इसके अंदर। ठीक है सर, आगे बढ़ा दो। तो ये मटेरियल टैग है। सिंपली आपको सेक्शन में जाना है, मटेरियल को सेलेक्ट करना है और यहाँ आ जाएगा। जो भी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है चीज़, वो चीज़ आपको मटेरियल टैग में मिलेगी। सेक्शन के लिए फॉर्मेटिंग है। सेक्शन के लिए। उसके बाद रूम टैग और एरिया टैग की कहानी अलग है। स्पेस टैग यूटिलाइज करते हैं हम लोग सर्विसेज के सेंस में,
जब हम लोग हीट लोड कैलकुलेशंस और इल्यूमिनेशंस के लिए लाइटिंग कैलकुलेशंस करते हैं, उन सब में स्पेस टैग का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, व्यू रेफरेंस अलग चीज़ है, शीट्स पर जाते वक्त बात करेंगे। और आपने कहीं पर स्टेयर अप्लाई की है, बनाई है, इस प्रोजेक्ट में है नहीं। आप वहाँ जाते हो एनोटेट टैब में, तो यहाँ पर ट्रेड की नंबरिंग आ रही है। ट्रेड नंबरिंग आप प्लान में चेक कर सकते हो। सेकंड चीज़, आपने अगर उसका सेक्शन बनाया और आप उस सेक्शन डिटेलिंग में भी अप्लाई करना चाहते हो ट्रेड की नंबरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्हें हटा दूँ, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो ट्रेड की नंबरिंग, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये रिबार के टूल्स हैं रिबार की डिटेलिंग के लिए, जो हमने स्ट्रक्चर टैब सेंस में बनाया है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट की नंबरिंग करी क्या है, जैसे नीचे जा रही है एक कोई स्लाइड में, क्या वो माइनस में दे देगा कि इसको यहाँ से शुरू करेंगे, सारी 1 से शुरू होगी? नहीं, अगर एक स्टेयर है तो वो नीचे से शुरू होगी, जहाँ से शुरुआत करेगा वहीं से 1 से शुरू करेगा। तो अगर एक स्टेप से तो सिंपल सारी जा रही है, ये जैसे जैसे फ्लाइट चेंज होती रहेगी तो नंबरिंग चेंज करता, अपने आप के नंबर चेंज करता रहेगा। हाँ, चाहे आपके वो यू सेक्शन है कैसा भी हो, नंबरिंग उसी का 100 तक के ऊपर जाके नंबर दे देगा। बिल्कुल, 0 शुरू करके फिर 100 स्टेप लगे 200 1 से शुरू होगा, 0 से नहीं शुरू होगा। अच्छा, ये अगर हम क्लोज कर देते हैं, इससे भी आ रहा है आपका लेवल 1 एनालिटिकल लिखा हुआ है। हाँ, ये स्ट्रक्चर वाला ओपन कर लिया ना मैंने। ना यहाँ आते हैं, हमारे पास रिबार्स हैं, एनोटेट के टैब पर आप गए, मल्टी रिबार्स के कुछ ऑप्शंस हैं, अलाइंड, जो अलाइंड हैं सारे। अच्छा, हम इस वीडियो लाइन पे देखेंगे। अच्छा, अब देखो मल्टी लाइन किसने एक ही लाइन में उठा ली है, अगर ये बार-बार कॉर्नर के बार हमारे बड़े होते हैं, दूसरे छोटे होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? तो वो इंडिविजुअल बनाए होंगे ना आपने, अच्छा, फिर वो एक फैमिली का पार्ट नहीं होंगे ना, इसलिए आप नीचे की तरफ आएंगे, लीनियर मल्टी रिबार। 16 का बार है वो 16 को सेलेक्ट कर रहा है, 20 को छोड़ देगा, फिर ये बात हुई ना। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसी बीम दिखाओ ना, बीम का भी तो लेवलिंग बता रहा था, बीम के नंबर हाँ, कैसे? बीम एनोटेशंस पे भी ले आऊँगा अभी आपको, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर पे मूव किया है। सेक्शन व्यू में भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। 7 इंटू 13 मीटर क्या है? 7 होंगे 13 mm के बाहर, 1 2 3 4 5 13 mm के बाहर होंगे। अगर मैं सेलेक्ट करूं, कैपिटल में है ना एम, स्मॉल एम यूज़ कर रहा है वो मीटर के लिए, जो यूनिट यूज़ करता है स्मॉल एम, कैपिटल में नहीं बताता। कैपिटल में बताएगा तो मीटर हो गया, mm हो गया। mm नहीं, कैपिटल ये इसके बार का साइज देखो ना, फैमिली से उठ रहा है, 13 mm का ही तो यूज़ किया आपने, फैमिली में नाम यही तो था इसका। जो बार का आपने नाम लिख रखा है वो नाम आ जाएगा यहाँ, यहाँ टोटल क्वांटिटी आ रही है उसकी। और फिर अगर आप इसे सेलेक्ट भी करो तो आपको इसकी भी तो प्रॉपर्टीज में ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्वांटिटी नंबर आया इसका सर ना। हाँ, आप एडिट टाइप में जा करके यहाँ चेक करो, टैग फैमिली, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन्हें भी चेंज कर करके ऑप्शन को यूटिलाइज करो कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं उसने टोटल, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चेक कर सकते हो स्ट्रक्चर डिटेलिंग के लिए सेंस में। अगर हम यहाँ पर एनालिटिकल मॉडल पर आए, नहीं सॉरी, हमने बेसिकली इसमें कहीं बीम भी तो लगाया होगा ना, ये बीम्स लगे हुए हैं, और हम लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे पास था बीम एनोटेशन। प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपको टॉप पे क्या चाहिए, उसके नीचे क्या चाहिए, सेंटर में उसके ऊपर और नीचे क्या चाहिए,
राइट एंड वाले कॉर्नर पर ऊपर और नीचे क्या चाहिए। Next नीचे up फ्रेमिंग के हमारा- टैग से ले रहा है, ऊपर एलिवेशन से बता रहा है, यहाँ स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग टैग ले रहा है। हमने बोला यार हर जगह ज़रूरी नहीं है, सेंटर से मैंने नन कर दिया। नीचे फिर टैग्स आएंगे, ऊपर बीम के एलिवेशन पॉइंट्स आएंगे। आप जैसे ही उसको ओके करोगे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। अच्छा, बीम की टैगिंग हो गया है। क्वेश्चन मार्क है यानी कि कोई चीज़, कोई लेवल ऐसा है जो डिफाइन नहीं हुआ है, फोर्सेस से रिलेटेड है, फोर्स कोई अप्लाइड है नहीं, इसलिए वहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कि भैया हमें ये अप्लाई ही नहीं करना, हमें वहाँ मार्क ऐड करना है। अब बीम्स में कोई मार्क भी नहीं है, इसका मतलब ये 6,000 ये क्या है? एलिवेशन है उसका। अगर हम बीम को सेलेक्ट करेंगे, जो आपने बीम अप्लाई किया है वो 6000 की हाइट पर है, टॉप एलिवेशन उसका, जहाँ आपने अप्लाई कर रखा है उसका। आप देखो ना, जब आपने बीम एनोटेशन अप्लाई किया है, आपने वहाँ प्रॉपर्टीज डिफाइन की है ना, बीम एलिवेशन प्रोजेक्ट पर क्या है, यहाँ यही दोनों दिखा रहा है ना, तो वही चीज़ वैल्यू आएगी जो आप वहाँ सेलेक्ट करें। तो हमें तो बेसिकली B1 B2 चाहिए होता है इसके नाम में। आप बाकी को नन कर दो, जो चाहिए वो अप्लाई कर रहेगा केवल, बाकी सब बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बीम एनोटेशन से अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ छोटी सी डिस्कस करनी होगी हमें, दैट इज़ टैग बाय कैटेगरी और मल्टी कैटेगरी में क्या डिफरेंस आ रहा है। Right. हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा की नोट्स, कलर फिल लीजेंड और ये सिम्बल्स, इनकी डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये बड़े आराम से कंप्लीट हो ही जाएगा। एनालाइज टैब के अंदर जैसे हमने बात की थी आपसे, हम लोग शेड्यूलिंग को स्टार्ट करेंगे, शेड्यूल्स क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करना, क्योंकि इस टेबल, इस व्यू में भी और कुछ खास नहीं, यानी कि कल एनोटेट भी कंप्लीट हो जाएगा और एनालाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, शेड्यूल्स एंड क्वांटिटीज। बाकी मासिंग साइट ऑलरेडी हो चुका, कोलैबोरेट में से हमने चीज़ें कर चुके। व्यू टैब में जा करके फिर ये डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। आज यहाँ क्लोज करते हैं। सर, एक मिनट, मैंने एक WhatsApp